अभी नेट नहीं चल रहा है, लेकिन शायद नेट का हमारा कोई इतना फिलहाल काम नहीं है। सारा काम मैं अब ऑफलाइन करा, इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ ये सब ऑफलाइन है। सिर्फ वो जो काम था ना हमारा पार्टली डाउनलोड करने वाला, वो नेट से था। नहीं चलेगा तो मैं अपना चला लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब 7G को भी डाउनलोड करना बताना है ना, वो बताता हूँ जी। ये मैंने राइट क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मतलब जिस फोल्डर को आपने, मतलब जरूरी नहीं कि इसी के लिए है, आप अपना भी कोई डाटा जिप करना चाहते हो तो जिस फोल्डर को, जैसे इसके अंदर बहुत डाटा पड़ा हुआ है, देखें फोल्डर के अंदर फिर इमेजेस, मल्टीपल फोल्डर्स हैं, मल्टीपल फाइल्स हैं, तो भाई इसको एक एक करके तो कॉपी नहीं करेंगे ना। तो मैंने क्या किया, इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया, फिर मैं गया 7zip में, और फिर मैं गया ऐड का बटन आ रहा है कि भाई इसको ऐड कर दो। ऐड का मतलब है जिप करना, ठीक है, मतलब ऐड का मतलब है कि आप जिप करना चाह रहे हो। तो हमने कहा भाई ऐड जिप, जस्ट क्लिक कर दें इस पे बस। चलो बस इतनी सी बात है, इतना सा काम इसने करना था। देखें जरा, कोई नई चीज नजर आई है आपको यहाँ पर? ये फोल्डर बन गया, ये जिप फोल्डर बन गया ना। अब ये देखें, ये एक फोल्डर है। मैं सिर्फ ये फाइल आपको भेजूंगा, अब ये फाइल की शक्ल में आ गया। देखें इसके आगे लिखा हुआ है किलोबाइट्स। आपको पता है ना फोल्डर के आगे किलोबाइट्स नहीं आ रहे होते हैं। जैसे ये देखें फोल्डर है, इसके आगे तो नहीं किलोबाइट्स आ रहे, लेकिन फाइल के आगे किलोबाइट्स आ रहे होते हैं। ये बता रहा है कि भाई इसका साइज कितना है। अब मैं क्या करूँगा, आपको ये फोल्डर भेजूंगा, फिर जब आपके पास ये आ जाएगा फोल्डर, आपके कंप्यूटर पे 7zip भी पड़ा हुआ है। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फाइल। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑनलाइन मैंने नहीं चलाई, ये ऑफलाइन चलाई है। ऐसे ही आपके कंप्यूटर पे भी ये चलेगी, सबके कंप्यूटर पे फाइल। अच्छा, अब मैं कहता हूँ डाउनलोड 7zip, आ गया ये डाउनलोड। मैंने सिर्फ सिंपली क्या लिखा है, डाउनलोड 7zip बस, और कुछ नहीं खास बात की, और डाउनलोड का बटन आ गया। इस पर क्लिक कीजिए। क्या होगा, ये डाउनलोड्स में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सबसे ऊपर लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 64 बिट विंडो के लिए है कि 32 बिट विंडो के लिए। आपको पता है 64 बिट विंडो और 32 विंडो में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस पता है? हमारे पास ना दो तरह की मशीन्स होती हैं, मतलब जब पहले हमारे पास मशीन्स आती होती थी कंप्यूटर मशीन्स, वो 32 बिट विंडोज़ होती थी और 32 बिट प्रोसेसर्स होते थे। फिर एडवांसमेंट हुई और फिर हमारे पास प्रोसेसर्स आने शुरू हो गए 64 बिट, मतलब 32 बिट कम प्रोसेस करेंगे ना, 8 बिट उससे भी कम करेंगे, 16 बिट उससे बेहतर करेंगे, 32 बिट उससे ज़्यादा करेंगे। फिर क्या आ गया हमारे पास, 64 बिट वाले प्रोसेसर्स आ गए। तो जब हमारी प्रोसेसर की स्पीड तेज़ हुई तो सॉफ्टवेयर ने कहा हम भी उसी के मुताबिक अपने एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एप्लीकेशन 64 बिट प्रोसेसर के लिए बेसिकली डिज़ाइन हुआ है, जो नए प्रोसेसर हैं। अभी वैसे जितने भी प्रोसेसर हैं सारे ही 64 बिट हैं। सो विंडोज़ ने भी आपको दो विंडोज़ दी होती हैं। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो वो पूछता है कि भाई 64 बिट वाली विंडो इंस्टॉल करोगे कि 32 बिट वाली करोगे। इसी तरह आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, वो भी आपसे पूछता है कि भाई 64 बिट वाला एप्लीकेशन दूँ कि 32 बिट वाला दूँ। मिसाल के तौर पर एक एप्लीकेशन है जो 64 बिट के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आपकी कंप्यूटर में विंडोज़ का जो वर्जन है ना वो 32 बिट वाला है। अब आप 64 बिट वाला एप्लीकेशन जब 32 बिट वाले पर इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये वो पूछ रहा है। आई होप के सभी के पास, और विंडोज़ को इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका होता है, अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, वहाँ पर लिखा होगा कि आपके पास विंडोज़ कौन सी बिट है। 64 बिट विंडो चल रही है इस वक्त के 32 बिट विंडो चल रही है। तो क्योंकि मेरे पास ये 64 बिट वाली होगी, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये डाउनलोड का बटन प्रेस किया मैंने, बस अब ये मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड होगा। जैसे ही इसका डाउनलोड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट क्लिक करूँगा और इंस्टॉल कर दूँगा। इसके इंस्टॉलेशन कोई बहुत हार्ड साइंस नहीं है कि समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहीं से डाटा पिक करना है फिर वहाँ पे पेस्ट करना है। जस्ट 1 क्लिक के ऊपर ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे ख्याल है मैंने 2-3 क्लासों में और भी करवाया होगा, डाउनलोड में शायद पड़ा भी हो। पड़ा कहीं, ये देखें, ये जब डाउनलोड होगा तो ऐसे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने डाउनलोड का बटन दबाया, डाउनलोड होने के बाद ये डाउनलोड के अंदर आ गया।
ये इसकी फाइल आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा। क्या कह रहा है भाई, मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ इस लोकेशन पर। आपको इसे देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको इसे ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, सिर्फ जिप और अनजिप करने के लिए ना। तो वो दोनों फीचर्स मुझे देगा, जैसा आपने इंस्टॉल का बटन प्रेस करना है। चलो काम खत्म, इंस्टॉलेशन हो गई, क्लोज। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो मैंने जिप किया था, ये फोल्डर, कितने सारे फोल्डर मेरे पास पड़े हुए हैं, जिप फोल्डर्स। अब आपके पास ये जिप फोल्डर आएगा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको क्लिक करके इसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना है। तो जब ये आपके पास नजर आना शुरू हो जाएगा, और कोशिश करें ऐसा डाटा कभी भी सी ड्राइव पे ना रखें। हाँ, जैसे उनकी आपकी विंडोज चली गई ना, तो विंडोज आपकी सी पे पड़ी थी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर जो आपका डाटा होगा साथ वो भी गया जब आप नई विंडो इंस्टॉल कराओगे। लेकिन अगर आपने डी पर या ई पर अपना डाटा रखा होगा, बैकअप रखा होगा, तो विंडोज जितनी बार मर्जी इंस्टॉल करवाए नहीं, आपके डेटाबेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बनानी चाहिए। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, तो पार्टीशन करते हैं। जब भी आप किसी को विंडो इंस्टॉल करने के लिए कहोगे ना, उसे कहिएगा कि भाई इसकी एक से ज़्यादा पार्टीशन है, ठीक है, 2 करवाएं, बेशक 3 करवाएं, क्योंकि आजकल छोटी हार्ड डिस्क तो किसी ने नहीं ना लगाई होती। सबकी लेंथ कम से कम 500 GB तो होती ही है आजकल। तो 500 GB का मतलब है कि आपके पास बहुत स्पेस है। 100 GB की विंडो रखो, ठीक है, बाकी की एक डी ड्राइव बना लो, उसमें सारा डाटा अपना जो रखना है, सॉफ्टवेयर भी रख लिया अनइंस्टॉल फॉर्म में, वो भी रख लो। जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो अपने इंपॉर्टेंट, वो भी उसी में रख लो, ताकि अगर आपकी विंडो कभी खराब हो, मतलब सी खराब हो, जब भी कोई नया बंदा आएगा विंडो इंस्टॉल करेगा, वो आपकी सी ड्राइव को फॉर्मेट करेगा। इसका मतलब उसका डी के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना जी। अब आपने इसके बाद क्या करना है, सपोज कर रहा हूँ जी मैं आप घर में हूँ और मैंने इंस्टॉल करना है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फिर ये 7 से पार है। फिर आप क्या करना, आप पहले इसको उस फोल्डर में रख लीजिएगा जिस पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप इसका क्या करना है, बेशक एक्सट्रैक्ट हेयर ही कर दें। एक्सट्रैक्ट हेयर का क्या मतलब है कि भाई मैं जिस फोल्डर में हूँ इसी में इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। और ये एक्सट्रैक्ट फाइल्स डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि मैं खुद से लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लोकेशन बता रहा हूँ ना उसको, कि भी यहाँ से मैं बता दूंगा कहाँ। तो ये 2 ऑप्शन होगी। ये मैंने अब आपको, ये हमने विंडो की प्रैक्टिस की है, डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस की है, ठीक है। विंडोज़ आपको इतना कंप्यूटर यूज़र होना चाहिए सबको, अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको खुद से आनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे होगा। अब हम जरा बात करते हैं कि हमने ये फाइल हमारे पास खुल गई है, हमने कैसे इन फाइल में चेंजेस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसका मेन्यू चेंज करें। मेन्यू आ रहा है ये, होम, अबाउट, गैलरी, बुकिंग, कॉन्टैक्ट। तो मैं चाहता हूं कि इसमें एक मेन्यू मुझे रिमूव करना है और एक मेन्यू मुझे ऐड करना है, ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा आप मेन्यू रिमूव कैसे कर सकते हो और मेन्यू ऐड कैसे कर सकते हो। अब देखिएगा ज़रा, इसके लिए आपको मैंने नोट पैड का भी कहा हुआ है कि आपके पास नोट पैड होना चाहिए। तो ये इसी फाइल को मैं खोलता हूँ जिसको मैंने अभी ओपन किया है, जहाँ से इंडेक्स की फाइल खोली है। ये फाइल का क्या नाम है, इंडेक्स। आपकी जो वेबसाइट है वो ऑटो लोड जो होती है ऑनलाइन इंडेक्स की फाइल से होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखें एक वेबसाइट में नंबर ऑफ HTML फाइल्स है ना, लेकिन एक फाइल है जो खुद ब खुद खुल रही है पहले, उसके बाद लिंक्स की सूरत में बाकी की फाइलें खुलती हैं। ऐसी है ना, मतलब एक फाइल खुद खुलती है, बाकी की फाइल्स लिंक की सूरत में खुलती हैं। तो ये जो फाइल खुद खुलती है ना, उसका नाम है इंडेक्स। तो ये इंडेक्स की फाइल है, मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, और ये लिखा हुआ है एडिट विद नोटपैड प्लस। इसको भी हमने कर लिया हुआ है, मैंने कहा था कि सबके पास हो। आगे मैं जो काम करूँगा ना इसी में करूँगा जी। आगे कोडिंग। अब आपने क्या करना है, सबसे स्टार्ट पर आना है, बिल्कुल शुरू पे आ जाए। मैं स्टार्ट पे आ गया हूँ। अब मुझे मेन्यू को फाइंड करना है। अभी आपको नहीं पता कि मेन्यू की कोडिंग कहाँ पर होगी और क्या कोडिंग होगी, ये भी नहीं आपको पता, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या हमें कोडिंग के साथ कुछ प्ले भी करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैंने देखना है मेन्यू है कहाँ पर। अब आप ये देखिए ज़रा, होम, अबाउट, गैलरी, बुकिंग, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इन मेन्यूज़ में से किसी को भी मैं फाइंड कर लूँ तो मैं अबाउट को फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ और फाइंड करने के लिए, और देखिए मैंने कर्सर कहाँ पर रखा है, लाइन नंबर 4 पे रखा है, यानी कि शुरू पे रखा। आपने ये फाइंड करने के लिए कर्सर अपना शुरू में रखना है और कंट्रोल F कीजिए। और यहाँ पर मैंने क्या कहा था, अबाउट को फाइंड करना चाहता हूँ, लो जी मैंने अबाउट लिख दिया, सीधा मेन्यूज़ में ही आ गया हूँ। हाँ, आगे मेन्यूज़ में। अच्छा, अब इसको बेशक करें बंद, और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, एक टैग लगा हुआ है, नेविगेटर क्लास मेन्यू। क्लास मैंने कहा था ना, कैस्केड स्टाइल शीट है, CSS से फॉर्मेटिंग की हुई है, वेब डेवलपर ने क्लासेस के थ्रू वेबसाइट को डिज़ाइन किया हुआ उसने।
और मुझे पता लग रहा है कि भाई वो जो डेवलपर है उसने ये मेन्यू बनाया हुआ है। अब आप जब घर में काम कर रहे हो तो बार बार कंट्रोल एफ करने की जरूरत नहीं है। इस लाइन नंबर को नोट कर लें 267, मतलब जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस लाइन नंबर को नोट कर लें, लाइन नंबर के आगे लिख लो मेन्यू, ताकि आपको जब दोबारा से मेन्यू में आना पड़े तो यूँ कंट्रोल एफ करके ना आओ। ठीक है, इस लाइन नंबर पर आओ और आकर जो भी चेंज करनी है मेन्यू में चेंज कर दो। अच्छा, अब मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, खत्म नहीं मैं करता, कोई वैसे खत्म करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। ये देखें, जैसे मैं कहूँ ना मैं गैलरी को रिमूव करना चाहता हूँ, अब आप ये देखें मैंने गैलरी वाली लाइन पे क्लिक किया, तो इस टैग को जरा पढ़ लें पहले, इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा, ताकि मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले तो देखें मैंने LI पे क्लिक किया तो उसने मुझे क्लोजर भी दिखा दिया उसका, यानी उसने मुझे ब्लॉक बनाकर बता दिया कि भाई ये वाला वो हिस्सा है जिसपे आप हैं इस वक्त, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, कहते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये पता लग गया कि ये जो एक मेन्यू आइटम है वो बस इतने से कोड से बना हुआ है। ये तो समझ में आ गया ना, इस कोड से एक मेन्यू आइटम बना हुआ है। अब अगर मैं सिर्फ इस मेन्यू को रिमूव करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म कर दूं, तो ये मेन्यू गया। चले एक काम करते हैं, पहले ये प्रैक्टिस करके आपको बताता हूँ। अब इसमें एक टैग यूज हुआ है जो कि आपके लिए नया होगा और उसका नाम है LI। ठीक है ना, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। ये भी HTML का एक टैग है, क्योंकि इसका SEO से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमें इसमें समझने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये इसलिए यूज होता है, ये लिस्ट लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो नंबरिंग करते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक नंबरिंग हो रही होती है ना, 1 2 3 4 या निशान आ रहे होते हैं, सिंबल आ रहे होते हैं। तो ये उस तरह का हमारे पास एक टैग है, जो डेवलपर ने अगर इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो नंबरिंग की शक्ल में तो इसको इस्तेमाल करता है। मेन्यूज जो होते हैं वो इसी में बन रहे होते हैं। इसके साथ दो टैग्स होते हैं, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, UL, ऊपर लिखा हुआ है UL। दो टैग हैं इसमें मेन, एक है UL और एक है OL। बिल्कुल हमें इसे कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर योर नॉलेज। हमने इसके साथ इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं और जो नंबरिंग होती है वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। मतलब 1 2 3 के साथ काउंटर आ रहा है ना, बेशक ABC के साथ आ रहा है, बेशक रोमन के साथ आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और जब हम बुलेट्स लगा रहे होते हैं, सिंबल्स लगा रहे होते हैं, स्टार्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स आ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, UL होता है, उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सो HTML में इसने कहा कि अगर आपने नंबरिंग करनी होगी तो आप OL यूज करोगे, और अगर आप बुलेट्स लगाना चाहोगे तो आप UL यूज करोगे। और ये तो हमने बता दिया ना बुलेट्स और नंबरिंग, उसके बाद नंबरिंग भी तो है ना बीच में, तो नंबरिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, LI। दोनों की सूरत में OL होगा तो भी LI। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि आपको ये टैग अगर नजर आए तो आप इससे डरे ना कि क्या चीज़ है, और हमने इसे कुछ नहीं करना। मैंने LI को छेड़ना भी नहीं है, OL को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, लेकिन मैंने OL इसलिए बताया कि आपको पता हो कि LI OL या UL के बगैर लगता नहीं है। जहाँ पर LI होगा वहाँ पर OL जरूर होगा, या OL होगा या UL होगा। तो देखिए ऊपर क्या है इसके, UL लगा हुआ है ना। अब आपको पता लगे ना UL का क्या मतलब होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ भाई ये मुझे गैलरी नहीं चाहिए सपोज, तो मैंने इसको पकड़ा और इन दोनों को पकड़ा, फिलहाल मैं कट कर देता हूँ, कट कर दिया इसको मैंने यहाँ से। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या होना चाहिए, एक मेन्यू को रिमूव हो जाना चाहिए बीच में से, हो गया रिमूव एक मेन्यू बीच में से। जी समझ में आ गई बात। अब वापस जाता हूं मैं, इस मेन्यू को वापस ले आते हैं। ये अच्छा मेन्यू है, ये होना चाहिए गैलरी के नाम से मेन्यू आपकी वेबसाइट में। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक मेन्यू और ऐड करना चाह रहा हूं, मैं एक मेन्यू इसमें लाना चाहता हूं, और मेन्यू मैं लाना चाह रहा हूं या तो आर्टिकल्स के नाम से या ब्लॉग के नाम से। क्यों, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कोई डाटा ऐसा भी होना चाहिए मेरी वेबसाइट पे जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होने वाला हो। अगर मैंने होम वेबसाइट बना दी, होम तो बना दिया, उसका कॉन्टैक्ट का पेज भी बना दिया, अब ये तो नहीं होगा रोजाना मैं कॉन्टैक्ट को चेंज नहीं कर सकता। बहुत सारा मेरा कंटेंट ऐसा है जो बिल्कुल स्टैटिक हो गया हुआ है वेबसाइट में। हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं वैसे चेंज करने के लिए रोजाना कोई इमेज चेंज कर दिया करूँ, लेकिन बाकी की चीज़ें तो मेरी फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाली नहीं है। तो अगर मैं ब्लॉग बना लूँ एक और कुछ लिखना शुरू हो जाऊँ, या आर्टिकल्स बना लूँ तो कुछ लिखना शुरू हो जाऊँ, तो उसमें मैं रोजाना कुछ नई चीज़ लिख सकता हूँ।
तो जब आप अपनी वेबसाइट पे कुछ नया लिखते हो तो क्राउलर को लगता है कि आपकी वेबसाइट एक्टिव वेबसाइट है। तो हमारी वेबसाइट पे आर्टिकल्स और ब्लॉग का होना जरूरी है, यानी कोई ऐसा, और इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल्स के लिए हमारी वेबसाइट मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो भाई अब क्या करें, आर्टिकल्स तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिखने नहीं आते, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आर्टिकल्स लिखने हैं। यानी आपकी वेबसाइट की जो कैटेगरी होगी ना उसी हिसाब से आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। मतलब ये नहीं करना कि आप आर्टिकल्स किसी और टॉपिक पे लिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक चाहिए ना, तो आपको अपनी रेलिवेंस से ट्रैफिक चाहिए और उसी ट्रैफिक को आपने आर्टिकल से घुमाकर अपने होम पेज पर लेकर आना है। तो वो जब तक रेलिवेंसी नहीं होगी तो कैसे होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा एक क्लाइंट है, वो पिज़्ज़ा ओवन बनाता है, अब मैं पिज़्ज़ा ओवन पर भी आर्टिकल लिख सकता हूँ और मैं पिज़्ज़ा रेसिपी पर भी आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो जब मैं ये आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, पिज़्ज़ा बनाने का एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो पिज़्ज़ा बनाने की मशीन लगा सकता हूँ ना सर। अब वो जो पिज़्ज़ा लगाने की मशीन है वो तो मैं सेल करता हूँ, तो उस मशीन को लिंक कर सकता हूँ अपने होम पेज से, उस मशीन को लिंक कर सकता हूँ अपने फेसबुक से, उस मशीन को लिंक कर सकता हूँ अपनी वीडियो के साथ। तो क्या वो ट्रैफिक मिल रही है मुझे। मतलब आप हमने जो आर्टिकल्स भी लिखने होंगे वो अपनी रेलिवेंस में लिखने होंगे। चलिए अब मैं कहता हूँ भाई गैलरी के बाद एक और मेन्यू आ जाए, देखिएगा कैसे आएगा। भाई ये तो बहुत नकल मारनी है सिर्फ हमने, हाँ हमने कोई नया काम नहीं करना, सारे टैग बने हुए हैं ना भाई, मेरे एक टैग की कॉपी करो तो एक नया मेन्यू बन जाएगा, कोई मुश्किल काम तो नहीं। जैसे मैंने रिमूव करने के लिए इसे रिमूव कर दिया था, तो अगर मैं उसे कॉपी कर लूंगा तो क्या होगा, एक मेन्यू बढ़ जाएगा, उसका मैं नाम चेंज कर लूंगा। मैंने आपको कहा ना आज के दौर में काम करना बहुत आसान है, हर चीज़ का मॉडल हमारे पास मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, हमने उनको देख के काम करना है सिर्फ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक नया मेन्यू ऐड करना है तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी होना चाहिए। क्या ख्याल है, एक मेन्यू आइटम जो बन रहा है LI से लेकर इस LI तक बन रहा है, आपको जिस जगह पर मेन्यू ऐड करना है उसके ऊपर या उसके नीचे, तो उसी वाले को सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। ऊपर कॉपी करोगे तो मेन्यू ऊपर आ जाएगा, नीचे कॉपी करोगे तो मेन्यू नीचे आ जाएगा। चलो मैं कहता हूँ भाई बुकिंग से पहले आना चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, आ गया, 2 गैलरी हो गई। अच्छा अब आपको नजर आ रहा है, मैं इधर आता हूँ और इस गैलरी को मिटाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तो आपको समझ आया ना भाई ये क्या है, इस टैग का तो पता है, एंकर का टैग लगाया हुआ है ना, इसलिए ये टैग्स पड़े थे कि आपको इन सब चीज़ों का पता हो। अब वो ये कह रहा है कि ये आर्टिकल्स का मेन्यू है, इसका मतलब क्या होगा, इसे क्लिक करें कोई और पेज खुलना चाहिए तो आर्टिकल से रेलिवेंट हो, इसका मतलब वो हमने खुद से बनाना है ना, कोई वो पेज भी डिजाइन करना है आप लोगों ने। तो अभी तो नहीं वो बना हुआ, हमारे पास है नहीं अभी वो पेज, क्योंकि आर्टिकल तो मैंने अभी नया बताया आपको। जी जी बिल्कुल, यही मैं अभी बताने लगा, अभी मैं ये बताने लगा, यही तो बता रहा हूँ, इसी को तो डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब अभी हमने ये पेज नहीं बनाया, अभी तक हमने आर्टिकल का पेज अलग से बनाना है, एक HTML फाइल, मतलब इसी को कॉपी करूंगा और इसी को आर्टिकल बनाना शुरू कर दूंगा और लिखना शुरू कर दूंगा, बस सिंपल, रोजाना की बुनियाद पर अपडेट देता जाऊंगा और यूजिंग कीवर्ड्स। तो अब इस वक्त क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, इसको फिलहाल रिमूव कर दें, और जब तक आपके पास कुछ नहीं है आप हैश लगा दें, ठीक है। हैश का मतलब क्या होता है कि भाई मैं इसको लिंक ही बना रहा हूं, मगर ये लिंक फॉलो नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, लिंक को क्लिक करोगे तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, कोई लिंक नहीं है ये, एक्चुअली ये कोई रूट नहीं इसको दे रहा मैं। अगर मैं फाइल का नाम पहले gallery.html लिखा था तो किसी जगह पर लेकर जा रहा था ना, तो हैश लगाने का क्या मतलब है कि हम इसको किसी जगह पर अभी फिलहाल नहीं लेकर जा रहे, अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये वाला पार्ट अभी मैंने डिजाइन करना है, लेकिन मैं इसको लिंक के तौर पर शो भी कराना चाहता हूँ। सो मैंने कहा भाई इधर हैश लगा लेते हैं। सो हैश का पर्पज भी समझ में आ गया क्या होता है, एंकर के अंदर हैश का पर्पज हम समझ रहे हैं। href में क्या आती है, फाइल। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास फाइल नहीं है अभी भाई, उस पर अभी काम होना है मेरा, बाद में काम होना है, मैं जब काम करवाऊंगा तो यहाँ पे फाइल को रिप्लेस कर दूंगा, अभी मेरे पास फाइल नहीं है। सो मैंने हैश लगा दिया, तो अब जरा देखते हैं कि अब क्या होता है। रिफ्रेश कर लें इसको, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस दफा क्या होगा, एक मेन्यू आएगा, ठीक है ना, आर्टिकल्स के नाम से एक मेन्यू भी इसमें ऐड हो जाएगा। आ गया, और इसे क्लिक करने से देखिएगा क्या होता है, बाकियों को क्लिक करने से किसी ना किसी पेज पर मैं जाऊंगा, लेकिन इस पर क्लिक करने से देखें ऊपर URL में देखें क्या आया, बस हैश आ गया और मैं उसी जगह पर हूं, मेरी लोकेशन भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। चले अब हम जरा कहते हैं कि भाई ये लोगो चेंज करना है। भाई
भाई मेन्यू चेंज कर लिया, अपनी मर्जी से मेन्यू कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आगे आगे जाकर मैं आपको कीवर्ड की इंपॉर्टेंस बताऊं और मैं कहूँगा भाई वेबसाइट में ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर कीवर्ड लगाएं तो गूगल को एतराज़ भी ना हो, तो उसमें से सबसे अच्छी जगह ना कीवर्ड की मैंने लेंथ शायद आपसे डिस्कस की थी कि 3% होती है, इससे ज़्यादा हम कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते कंटेंट के अंदर। इसका मतलब कि लिमिटेशंस हैं हमें। अब आप देखें कि ये मेन्यू जो है ना आपका, ये भी एक बहुत अच्छी जगह है कीवर्ड्स को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर जो आप कीवर्ड को यूज़ करोगे वो 3% की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। जो मेन्यू आइटम में आप कीवर्ड ला रहे हो वो 3% की रेंज में नहीं आ रही, वो तो कंटेंट में बात कर रहे थे ना, ये तो मेन्यू आइटम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा तो एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं इस मेन्यू को देखूँ अभी फ़िलहाल, तो मेरा जो मेन मेन्यू है वो क्या है, होम। अब ये जो होम है इसका मतलब क्या है भाई, होम का मतलब क्या है, तो खास मतलब तो नहीं है ना होम का, ना इससे मैं कोई पर्पजली फ़ायदा उठा रहा हूँ होम के बटन से। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ कि जो वेबसाइट जिनकी मैं एसईओ करूँ उनके होम बटन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ उनके प्राइमरी कीवर्ड के साथ। और ऐसा किसी ने नहीं किया होता, एक नई जगह मिल गई ना हमें। इसका मतलब क्या हुआ, एक नया फैक्टर, मतलब गूगल का क्रोलर जब घूम रहा है तो वो मेन्यू से गुजरा, उसे वहाँ पर भी कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूँगा होम के नाम को, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरा कीवर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा है, तो मैंने अपने मेन्यू का स्ट्रक्चर खराब नहीं करना। मतलब 2 या 3 वर्ड्स वाला शॉर्ट कीवर्ड हो तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा उसको, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दिखा दूंगा वाला भी जिसमें मैंने कीवर्ड यूज़ किया होगा। नहीं चल रहा, चले दिल नहीं उसका गाला, रहने दीजिए, इसे चेंज करें हम। अब होम को तो आप खुद चेंज कर सकते हो ना, होम को चेंज करना तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अबाउट लिखा हुआ था वहाँ हम क्या करेंगे, जब हम कीवर्ड पढ़ेंगे फिर ये काम करेंगे। जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे जो आपका अपना प्राइमरी कीवर्ड होगा आप उसको होम में रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है। इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो कीवर्ड रिसर्च का। वेबसाइट को बनाने के बाद जो मैं अगला टॉपिक दूंगा आपको वो हम कीवर्ड रिसर्च से शुरू करेंगे। अभी फिलहाल मुझे इस तस्वीर को चेंज करना है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। मुझे नहीं पता ये तस्वीर कौन सी है, देखा मैं समझ कैसे रहा हूँ, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये इमेज कौन सा इमेज है भाई, ठीक है, तो मुझे इसके नाम का पता होना ज़रूरी है ना अगर मैंने इसको चेंज करना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज पर जाता हूँ और देखता हूँ इसका क्या नाम आ रहा है जी। पहले देखें इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है, PNG। उसके बाद इसका नाम आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी लोगो। अब पता लग गया आपको, इस समझ में आ गई कि एक तो मैंने कीवर्ड भी यूज़ किया और साथ मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये लोगो है, ठीक है। ये हमारी कोई मेन प्रोडक्ट नहीं हम शो कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम सिर्फ लोगो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसका नाम है, Ctrl+C कर लिया मैंने इसको, ज़रा देखते हैं Ctrl+C क्यों किया मैंने, ये भी आपको बताता हूँ। अब जब हम किसी वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना, पहले तो हम HTML प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक ही फोल्डर में सब कुछ रख रहे थे, लेकिन जब हम वेबसाइट की प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा इस जो मैंने आपको कॉपी करके दे रहा हूँ इसका एक स्पेसिफिक नाम है, public_html नाम है ना इसका, इस फोल्डर का। बेसिकली जब हम वेबसाइट को होस्टिंग पे लेकर जाते हैं तो होस्टिंग के अंदर एक सिस्टम फोल्डर पड़ा होता है और उसका नाम होता है public_html। तो आपकी सारी वेबसाइट हम उस फोल्डर में अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये public_html है कि मैंने इसे होस्टिंग से डाउनलोड किया हुआ है, ये पूरे का पूरा फोल्डर डाउनलोड हुआ हुआ है वहाँ से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि public_html का मतलब क्या है। ये उसका अपना एक सिस्टम फोल्डर है जहाँ पर आपकी वेबसाइट अपलोड होती है। अब उसके बाद और क्या सिस्टम है, और उसके पास ये सिस्टम है। तस्वीरें कहाँ पड़ी हैं जी, देखें अंदर ये फोल्डर पड़ा हुआ है इमेजेस के नाम से। अब वेबसाइट के ऊपर आपकी जो जितनी भी तस्वीरें होंगी ना, मोस्टली स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं लोग, वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर आपकी सारी की सारी पिक्चर्स पड़ी होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोगो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो मुझे कहाँ पे मिलना चाहिए, इमेजेस में। सो मैं इस इमेजेस के अंदर आ जाता हूँ।
वैसे तस्वीर से पता लग गया आपको, नाम से भी पता लग गया आपको। अब एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं लोगो चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज करें मैं ये वाला लोगो करना चाह रहा हूँ, मैं इसको लोगो के तौर पे लाना चाहता हूँ, इसकी जगह पर जैसे ये लिखा हुआ है इसको ले आते हैं जी। पहले देखें इसकी टाइप क्या है, जेपीजी, लेकिन मेरे लोगों की क्या टाइप है, पीएनजी। इसकी टाइप देखें क्या है, ये भी जेपीजी है, ये क्या है, पीएनजी है। अब ये लोगो कैसे इस्तेमाल हुआ है, एक तो इसकी फिजिकल लोकेशन है, मतलब फिजिकली इस डिस्क पर इस जगह पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, इमेजेस में। और यहाँ पर इसका नाम क्या है, ये इसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी लोगो, नाम है इसका। इसके बाद मैं इसको वेबसाइट पे यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोडिंग में भी होगा। किसकी कोडिंग में है, इसकी कोडिंग में। ये क्या है, टैग कौन सा है, इमेज का टैग है, सबको पता है ना, तस्वीर लगी हुई है तो इमेज का ही टैग होगा। अब अगर मैं इसकी टाइप को चेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे ये पीएनजी है, मेरी जो तस्वीर है वो जेपीजी है, फर्क आ गया ना दोनों में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको भी फिर जेपीजी करना चाहिए, या मैं अपने इमेज को पीएनजी कर लूँ, दोनों में से जो मर्जी मुझे आसान रास्ता लग रहा है वो मैं कर लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरी भी पीएनजी होती, इसकी भी पीएनजी होती, फिर तो मुझे कोडिंग में जाने की जरूरत ही नहीं थी, कोई चेंज की जरूरत नहीं थी पड़नी। अब मुझे जरूरत पड़ रही है कोडिंग में चेंज करने की, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कोडिंग में देखना कि ये कहाँ है, ऐसे ही है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, यही हम कह रहे हैं, अगर सेम फॉर्मेट होता फिर तो यही था ना। फॉर्मेट चेंज कैसे करें, फॉर्मेट के लिए किसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आप वहाँ लिख देंगे ना, नहीं वो सपोर्ट नहीं करेगा, ऑनलाइन सपोर्ट नहीं करेगा। फॉर्मेट विंडो एनवायरनमेंट में फॉर्मेट नहीं चेंज होगा, विंडोइंग एनवायरनमेंट में फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। आपने फॉर्मेट जब भी चेंज करना है आपने एप्लीकेशन सपोर्ट लेनी है। मतलब मैं जो फोटोशॉप में ले जाऊँ, मैं फॉर्मेट चेंज कर लूँ, फाइन। इसके अलावा हमने प्रीवियस क्लास में कुछ और भी पढ़ा था, याद है आपको, वेब पी पढ़े था, क्या था वो, कौन सा वेब था, फॉर्मेट, एक इमेजेस का एक और फॉर्मेट पढ़ा था हमने। प्रीवियस इमेजेस के मैंने फॉर्मेट्स बताए थे कि लेटेस्ट फॉर्मेट कौन सा इमेजेस का चल रहा है आजकल। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, बोले सही बोल रहे हो, क्या नाम है, वेब पी के नाम से शायद बताया था। अभी तो हो सकता है मुझे वो भी कन्वर्ट करने पड़े बाद में, तो जब आप वो कन्वर्ट करोगे, वो कैसे कन्वर्ट करें, वो तो एप्लीकेशन भी सपोर्ट नहीं करेगा, वो नए एप्लीकेशन उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसे सपोर्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन टूल यूज़ करना पड़ेगा। ये आपने प्रीवियस क्लास के लेक्चर में देखना जिसमें मैंने इमेज पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर मैंने आपको ये यूज़ करना भी सिखाया हुआ है, और हमने कन्वर्ट किए भी थे इमेजेस। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं कोडिंग में आ जाऊँ। इस वक्त हम मेन्यू पर हैं, स्टार्ट पर ही हैं तकरीबन, फिर भी आप अपनी एहतियात के लिए स्टार्ट पर आओ और यहां आकर लिखो कंट्रोल F। ये था लोगो जो मैंने कॉपी किया था वहां से, इसे कह रहे हैं फाइंड नेक्स्ट। आगे इमेज में सीधा उसी टैग में आए ना, ये देखिए क्या है, पीएनजी है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको करता हूं पहले जेपीजी कर दूं इसको। अभी मैंने इमेज उधर चेंज नहीं किया, अभी उधर भी चेंज करना है मैंने, इसको मैंने कर दिया जेपीजी। चलो सेव कर दें। अब इधर आए, आपको पता है मैंने क्यों चेंज किया है भाई, हमारा जो इमेज का फॉर्मेट था वो क्या था, पीएनजी था। अब आप इस वेबसाइट को चेंज कर रहे हैं और आपका जो इमेज है, अगर तो आप ही पीएनजी ले लेंगे तो आपका मुश्किल आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आपका इमेज नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता, मैं कहूँ फोटोशॉप में जाके कन्वर्ट कर लो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसको लिए अभी हमने जो काम करना है ना, सादे तरीके से करना है, तो आपको समझ में आएगी। उसके बाद आप जितना मर्जी इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से करें, लेकिन पहले आपने सादे तरीके से करना है। अब ये इसको रिमूव करना है ना मैंने, असल में इस फाइल का नाम ये वाला करना है मुझे। इसे मैंने कंट्रोल सी किया, इधर आए, इसे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, वो लोगो बन गया मेरा। माउस रखें इसके ऊपर, टाइप क्या है इसकी, जेपीजी। मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं किया ना, मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं किया, मैंने फाइल चेंज किया। तो मैंने जब फाइल चेंज की तो मैंने कोडिंग में जाकर रेफरेंस भी उसी फाइल का दे दिया, बस।
प्रैक्टिस करने के लिए वैसे ज़्यादा आसान तरीका आपके लिए पहली दफ़ा में ये होगा कि आप वही वाले फॉर्मेट्स यूज़ करो। मतलब उसने पीएनजी यूज़ किया, आप भी पीएनजी यूज़ करो ताकि आपको पहले थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर बेशक अगले स्टेप में आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। अब ये इमेजेस कहाँ मिल रही है मुझे? इमेजेस में। अच्छा, वेबसाइट को जब मैं रन करता हूँ तो एक स्लाइडर इमेज भी आता है ना, जो बिल्कुल टॉप पे होता है। चलो पहले तो एरर आया ना, इस एरर को पहले रिजॉल्व करते हैं। index.html जी, इस पे राइट क्लिक करें जरा। अब देखें सेव इमेज एज की ऑप्शन तो नहीं आ रही है हमारे पास, ठीक है। ओके, इधर आए जरा कोडिंग में। इधर क्या नाम हो गया इसका? सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी डैश लोगो, ठीक है। फाइल कौन सी है? ये इंडेक्स। यहां पर आकर देखें फाइल कौन सी है, इंडेक्स ही है, ठीक है। अब इधर आ जाए जी, ये वही नाम है और ये पीएनजी है। नाम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? इसको देखें, सेम वही नाम आ रहा है जो वो वाला था। क्लिक करके जरा से खोलें। सेव किया था मैंने, हाँ सेव किया था, इसीलिए उसने चेंज भी किया था। अब वापस आगे मैंने इसको रिस्टोर किया अभी, ठीक है। अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, यहाँ से जरा देखें पीएनजी कौन सी है। मैं इसको फिलहाल पीएनजी बनाना नहीं चाह रहा हूँ। फोटोशॉप में कितने लोग कंफर्टेबल हैं? आप अकेले हो और कोई बंदा? अच्छा, इसका मतलब एक दो तीन चीज़ें आपने और करनी है। फोटोशॉप भी आप सबने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैंने फोटोशॉप सिखाना नहीं है, जैसे अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना, तो इसके लिए मुझे जो काम जाकर फोटोशॉप में करना है, ठीक है, सिर्फ वो बताऊंगा। तो अगर आपके पास कंप्यूटर में फोटोशॉप होगा, कोई सा भी वर्जन होगा, तो आप उसको कर लोगे, ठीक है। सॉरी, फ्री की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, उसको क्रैक करना पड़ेगा आपको, या उसका सीरियल नंबर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है, मेरा ख्याल है कॉलेज से हो जाते हैं इंस्टॉल एप्लीकेशन, है ना, तो यहाँ लाके आप करा लीजिएगा। मैं इस तरह करूँगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं ड्राइव पे, शेयर करूँगा। एक फ़ोल्डर आपसे शेयर करूँगा, उसके अंदर जो चीज़ें मैंने पढ़ानी है ना, वो सारे एप्लीकेशंस होंगे, तो आप फोटोशॉप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसका फॉर्मेट चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। इस इमेज का मैं फॉर्मेट चेंज करने लगा हूँ। सो इसको मैंने कॉपी किया हुआ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा जरा, फोटोशॉप की भी आपको एक साइंस बताऊँ। बहुत सारी इमेजेस वेबसाइट्स पे ऐसी होती हैं जो फोटोशॉप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा होता, एडिटिंग, ठीक है। तो फिर उसका तरीका क्या होता है हमारे पास? ये वो तरीका जो मैं कर रहा हूँ, वो ये वाला तरीका होता है। मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, क्योंकि वो हो सकता है कि फोटोशॉप में बने ही नहीं हुए, ऑनलाइन टूल से इमेजेस बने हुए हैं, या किसी मोबाइल एप्लीकेशन से इमेज डिज़ाइन हुए होते हैं। तो फोटोशॉप में जब आप उसे खोलते हो तो इमेज ओपन नहीं होता, तो आप व्यूअर में उसे खोलें, कॉपी करें। ये मेरे पास फोटोशॉप का वर्जन है, इसे मैं खोलता हूँ। कंट्रोल एंड किया मैंने, ज़रा देखें ये वर्ड की तरह भाई, इसमें कोई मैंने जो काम करना है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कोई ज़्यादा काम नहीं होगा। तो परेशान नहीं होना कि फोटोशॉप मुश्किल टूल पे पकड़ लिया हम लोगों ने ना,
इसका साइज आ गया है खुद ब खुद, ऑटोमेटिक एक साइज आया ना ऊपर कंट्रोल एन करने से। ये साइज कहाँ से पिक हुआ भला, पता है किसी को? ये साइज कहाँ से पिक हुआ? ये जो हमने कॉपी किया ना, उसने कॉपी के साइज को पिक कर दिया, ऑटोमेटिकली उसने कॉपी के साइज को पिक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिएगा वही साइज आया होगा, वही साइज आया एग्जैक्टली, इमेज भी आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फाइल सेव एज, क्या बनाना है इसको, पीएनजी बनाना है हमने, और ये जहां पे पड़ा हुआ था वहां चले जाते हैं। आई थिंक ये वाला फोल्डर है। इसके बाद इमेजेस, और इमेजेस के बाद ये था ना एक्चुअल, ओवरराइट कर देते हैं, कोई बात नहीं, नाम वही है। ये मुश्किल काम था, मैं चाह रहा था कि उधर से करने इधर ना लाए, ताकि जो कंफर्टेबल नहीं है वो इस पे ना कर सके। आपने देखा मैंने किया क्या फोटोशॉप में, सिर्फ एक काम किया, क्या किया था, फोटोशॉप ओपन किया है, पहले फोटो व्यू से जाकर कॉपी कर दिया, यहाँ लाकर यहाँ पेज दिया, पेस्ट किया और सिर्फ सेव किया और कुछ भी नहीं किया, नो एडिटिंग। लेकिन एक चीज याद रखें, इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटर तो आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। हाँ, अगर आप ऑलराउंडर नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटर भी नहीं, तो आपको कभी किसी टूल को इस्तेमाल करना पड़ सकता है और कभी किसी टूल को। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 महीनों में डिजाइनिंग भी करेंगे, वेब डेवलपमेंट भी करेंगे, वीडियो एडिटिंग भी करेंगे, नॉट पॉसिबल ना। हम उतना काम करेंगे जितना चाहिए हमें। अब आपको ये पता लग गया कि आपको अगर ये काम करना पड़े तो आपको सिर्फ इतना सा फोटोशॉप पे स्किल होना चाहिए कि भाई इमेज का फॉर्मेट आपकी मर्जी का नहीं है, इधर आकर कन्वर्ट कर लो बस। कन्वर्ट, अब मिसाल के तौर पर वो जेपीजी होता तो मैंने पीएनजी कर लिया, अगर वो पीएनजी होता मैं जेपीजी कर लेता। लेकिन अगर वो वेब पी नहीं है फिर क्या करना पड़ेगा, फिर फोटोशॉप में भी ऑप्शन नहीं होगा वेब पी का। वेब पी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है, वो अभी बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ है और वो ब्राउजर्स का फॉर्मेट है, सिर्फ ब्राउजर्स का फॉर्मेट, यानी एज पर चलेगा। इवन मैं अगर उसका थंबनेल बनाऊंगा तो नहीं चलेगा, यूट्यूब थंबनेल में भी नहीं वो चलेगा। वेब पी सिर्फ और सिर्फ किस पर चलेगा, वेबसाइट्स पर चलेगा। और गूगल हमें कहता है कि भाई आपके इमेजेस को वेब पी कर लेंगे। मैंने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ वेब पी का, आपको साइज भी दिखाया था कि 800 किलोबाइट की फाइल वो मेरा ख्याल है 80 किलोबाइट्स की हो गई थी, तो इतना फर्क पड़ा था। तो अगर एक वेबसाइट के ऊपर अगर 40-50 तस्वीरें होंगी तो अगर वो 400-400 या 500-500 किलोबाइट्स की हुई और आपने उन्हें वेब पी किया तो आपको अंदाजा हो गया ना कितनी छोटी हो जाएंगी वो। चलो बिल्कुल पिक्सल वही रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे पिक्सल, ठीक है। वो हमने जब प्रीवियस क्लास में किया था आपने देखा था, उसने तस्वीर दिखाई भी थी आपको करने के बाद, तो तस्वीर में कोई फर्क नहीं आ रहा। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है। वो क्या चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है, होगी चेंज। सोफा कारपेट आ गया ना, पहले काइजन लिखा हुआ था ना, तो सेम इमेज में ले आए तो वही चीज़ हो गई। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे ये भी चेंज कर लेंगे आप लोग? भाई ये तस्वीर है ना, ये तो सबको पता है ना, ये भी तो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें आ रही हैं, एक ये आ गई तस्वीर, अभी एक और रोटेट होगी तो दूसरी आ जाएगी, यही 2 तस्वीरें। तो अब ये भी आप चेंज कर सकते हो। अब ये कहाँ से चेंज करोगे, इधर आओ देखें जरा, यहाँ से कहाँ से चेंज करेंगे। ये क्या है, ये पड़े हुए स्लाइडर्स, ठीक है। इनमें से आपको फील हो रहा है कि 3 तस्वीरें नहीं यूज हो रही, वहां नहीं हो रही ना, मतलब ये ऐसी पड़ी हुई है, इसको मैं डिलीट कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो यूज हो रही है सर। इसका मतलब क्या हुआ, वही साइंस यूज करें अभी जो किया हमने। जब आपने कोई अपना इमेज लगाना होगा तो हम यही तरीका फिर यूज करेंगे। फिलहाल हम जरा क्विकली करते हैं, मैं इसको दोबारा से खोलता हूँ, राइट क्लिक, क्या करूँ अब आप लोग बताएं ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से फोटोशॉप में आता हूँ, इसे बेशक कंट्रोल F4 कर दूँ और इसे कंट्रोल N करता हूँ। अब देखें साइज चेंज हो गया फिर। इसका मतलब क्या हुआ, स्लाइडर का इमेज 1920 बाई 750 पिक्सल्स में आ रहा है, आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई और तस्वीर लगाई जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ना कोई और तस्वीर पिक कर लेता हूँ भाई, ये लगा लूँ, फिर समझाने के लिए मैंने आपको बताना है। इसको भी कॉपी कर लें और कहाँ लाकर पेस्ट करूँ, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया मैंने इसके ऊपर इसको सिंपली पेस्ट कर दिया। तो आपको बताने लगूँ कि स्लाइडर चेंज कैसे होने लगा। अच्छा अब
फोटोशॉप में ज़रा मुश्किल होगी थोड़ी सी, नया काम सीखने जा रहे हैं। अब ये क्या करने लगा हूँ मैं, इसको रीसाइज करने लगा हूँ ना। तो आप देख रहे हैं कि इसका कुछ कंट्रोल ऊपर नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे नहीं नज़र आ रहा है ना, पूरा नहीं नज़र आ रहा। कंट्रोल 0, ठीक है, शॉर्टकट यूज़ किया मैंने, कंट्रोल 0, क्या हुआ, नीचे से नज़र आना शुरू हो गया। सिंपल इसको रीसाइज करें बस। ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। चलो फिलहाल जो कुछ ऐसा है आपने ऐसे ही करना है। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हम लोग डिज़ाइनर नहीं है, बस ये ज़हन में रखें। हाँ, सेव करें अब इसको। अब कहाँ जाना है वाला, अब किस फोल्डर में जाना है, स्लाइडर्स में जाना है। अब किस फोल्डर में जाना है, स्लाइडर्स के फोल्डर से जाके किसी एक स्लाइडर को चेंज कर दो। अब ये फोटोशॉप आ रहा है। अब मुझे पहले वहां से देख कर आया था ना कि भाई फॉर्मेट क्या है उसका, पीएनजी होगा या जेपीजी होगा, मेरा ख्याल है जेपीजी है उसका, ठीक है। सो मैं यहाँ से जेपैग को चूज करता हूँ। अच्छा, जेपैग में ना एक इशू आता है जो हमें अभी आया भी है, एक दफा आया ना इशू। जेपैग जो है ना वो 2 फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। जेपैग खुद से 2 फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, एक जेपीजी को और जेपैग को भी ये कर रहा होता है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पर उन्होंने ना एक्सटेंशन जेपैग रखी होती है, और कुछ एप्लीकेशन हैं जो स्टैंडर्ड हैं वहाँ पर जेपीजी होता है। ये अभी जो हमारा इशू आया था वो ये जेपैग और जेपीजी वाला इशू आया। और अभी आज के दौर में जेपीजी को हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। मतलब अब हम जब भी कोई काम करें, हमें जेपीजी से जो इम्प्रूव फॉर्मेट है दैट इज पीएनजी। ऑनलाइन जो सबसे अच्छा फॉर्मेट है वो पीएनजी था, लेकिन वेब पी के आने के बाद वो नहीं रहा। वेब पी के आने के बाद वेब पी सबसे अच्छा हो गया, ठीक है। पहले वाले इसको चेंज कर लें। चलो इसको चेंज, मैंने 2 को चेंज कर दिया। मैंने कोई खास, मुझे कोई खास एफर्ट नहीं करनी है। यस, ओके। और इधर भी मैं इसको वेब पी बना सकता हूँ। अब मैंने इमेज कर लिया ना ये वाला, बाद में, अभी नहीं, इनिशियल स्टेज पर नहीं, बाद में जब आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज फील होगी ना कि भैया आप कंट्रोल में आ गए हो, चीजें समझ आनी शुरू हो गई आपको, अब आप इमेजेस को रीफॉर्मेट कर सकते हो। अब क्या होना चाहिए, रिफ्रेश के ऊपर एक इमेज चेंज हो जाना चाहिए स्लाइडर का। सब कुछ बादाम खाने आपने। फोटोशॉप में क्या किया यार, हमने एक कंट्रोल एन किया है, न्यू पेज खोला है और पेस्ट कर दिया है, और सिर्फ सेव किया है। वर्ड में फाइलें सेव करते थे ना, तो वहां पर फॉर्मेट्स आ रहे होते थे, फॉर्मेट यूज करते थे। सेम इसी तरह वहां से भी मैंने सिर्फ एक फॉर्मेट, हमने एक पीएनजी को देखा है और एक जेपैग को देखा है, बस 2 फॉर्मेट। अगर मुझे जेपीजी बनाना होगा तो सेव एज में से जाकर जेपीजी कर देंगे, अगर मुझे इमेज बनाना होगा तो सेव एज में से जाकर पीएनजी कर देंगे, बस इतना सा हमने किया है। और मैंने क्या कहा था कि रीसाइज करने हैं उसको। तो अगर आपको पूरी तस्वीर के कंट्रोल नजर नहीं आ रहे तो शॉर्टकट यूज कर लो। क्या शॉर्टकट बताया, कंट्रोल 0, और उसके बाद माउस के हैंडल से पकड़ें और छोटा करना है छोटा कर लें, बड़ा करना है बड़ा कर लें, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया, बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड होगी, आप इसको बार बार देखना, ठीक है, तो पता लग जाएगा। जी, हमने कोई चेंज की है, यहाँ चेंज किया, चेंज हो गया, स्लाइडर भी चेंज हो गया हमारा, ठीक है। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है, क्या कोशिश करनी है आप लोगों ने, कि मैं आपको वेबसाइट आज शेयर करूंगा, इसके ऊपर जितने भी इमेजेस हैं सबको आपने चेंज करने की कोशिश करनी है। तो अगले लेक्चर में इसको हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। नहीं, अब आप अपना माइंडसेट बनाओ ना, आपने कौन सी वेबसाइट बनानी है खुद से। अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो एज ए डिजिटल मार्केटर अपनी वेबसाइट बना लो कि भाई आप डिजिटल मार्केट जो सीख रहे हो, हमने इसी की सर्विसेज देनी है, ठीक है। सो अपने लिए वो वेबसाइट बना लो।